हेलो विद्यार्थियों, तो अब आप लोगों को जो है यहाँ पर थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपके अति लघुत्तरी, इसके अलावा लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। और मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है आप सभी के सामने लिखूं, ताकि जो है आप लिखते समय उन्हें जो है और भी तैयार कर सकें। जब मैं कोई चीज़ लिखूंगा तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप उससे अधिक देर तक देखेंगे, तो इससे जो है आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। तो आइए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखनी है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र दिया गया और इस वैद्युत क्षेत्र में जो है कोई एक बिंदु है, मान लीजिए ए, और इस बिंदु पर रखा गया है आपका परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट। तो जब वैद्युत क्षेत्र में इसको रखा जाएगा तो इस पर जो है एक बल आरोपित होगा। तो यहाँ पर इस बल के कारण इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है सदिश ई बराबर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सदिश एफ बट्टे में होता है क्यू नॉट, ये फॉर्मूला होता है। और आप बता सकते हैं यहाँ पर कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, याद रखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट पर आरोपित होने वाले वैद्युत बल के परिमाण को जो है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको वहां पर हेडिंग डालनी रहेगी, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब आप इसमें जो है बताएंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट पर आरोपित होने वाले वैद्युत बल यानी कि F के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस प्रकार से आप यहां पर इसे परिभाषित करेंगे। याद रखिएगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट पर आरोपित होने वाले वैद्युत बल के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर ई आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछा गया था इसका मात्रक लिखिए, इसका आपको मात्रक लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई का मात्रक। तो मात्रक के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये लिख दीजिए आप न्यूटन, बट्टे में दिया गया है आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि आपको यहाँ पर जो है इसी फार्मूले के अनुसार इसका मात्रक लिख देना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें विमीय सूत्र नहीं पूछा गया है, कभी कभी विमीय सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपको विमीय सूत्र लिखना है तो इसके लिए ध्यान दीजिए, विमीय सूत्र यहाँ पर ध्यान दीजिए न्यूटन यानी कि बल का मात्रक है, तो बल का विमीय सूत्र होता है MLT
T⁻⁻2 बटे कूलाम यानी कि आवेश। आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। इसका मतलब यहाँ पर इससे आप लिख सकते हैं M इतना हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा L फिर T। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर T की पावर कितनी मानी जाएगी 1, और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगी पावर, तो जो -2 था अब ये हो जाएगा -3। इसके अलावा A दिया गया, ये भी ऊपर जाएगा तो A की पावर हो जाएगी -1। तो ये यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र आ जाएगा। ये भी ज्ञात करने के लिए पेपर में आ सकता है, तो इसे भी आप लोग तैयार करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है ये दो आवेशों से मिलकर बनता है। एक होता है -Q और दूसरा होता है +Q। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग D से लिख सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पर इसे 2L से भी लिखा जाएगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, आवेशों के बीच की अल्प दूरी, ये फार्मूला होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया है एक आवेश का परिमाण। आपको बताया गया एक आवेश माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है। तो आपको इसकी प्रकृति से मतलब नहीं, यानी कि चिन्ह से मतलब नहीं, केवल आपको उसका मान रखना है, यानी कि क्यों लेना है आपको। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है किसके बराबर होगा, एक आवेश के परिमाण, इसके अलावा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बीच में गुणा लगा है तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव का, याद रखेगा, वैद्युत द्विध्रुव का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर आप बता सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, आप लिखेंगे इसमें वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बता सकते हैं। याद रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इससे आप प्रदर्शित करेंगे P से बराबर यहाँ पर एक आवेश का परिमाण यानी कि ध्यान दीजिए Q, और इसके बाद गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी D। इस प्रकार से लिख सकते हैं। कहीं कहीं पर ये ऐसे मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए P बराबर Q इंटू 2L करके,
आप याद रखिएगा, आप बता सकते हैं चूंकि D बराबर होता है 2L, तो यहाँ पर D की जगह पर इस प्रकार से भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है, तो मात्रक भी आप लोग याद रखेंगे। मात्रक के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ये हो गया कूलाम। इसके बाद है दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो ये आ जाएगा कूलाम मीटर। इसके अलावा अगर आपको विमी सूत्र ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो विमी सूत्र भी आप लोग याद रखेंगे। इसका ध्यान दीजिए, विमी सूत्र की बात होगी तो यहाँ पर आपको दिया गया है मीटर यानी कि लंबाई। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको दिया गया है कूलाम यानी कि आवेश, तो लंबाई के लिए यूज किया जाता है L। इसके अलावा आवेश के लिए हम लोग यूज करते हैं AT, तो ये यहाँ पर जो है इसका विमी सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमी सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि कूलाम का यहाँ पर वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। यहाँ पर आपको कूलाम का नियम लिखना है। इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर जो है कुछ दूरी पर दो आवेश रखे हैं, एक आवेश है आपका Q1 और दूसरा आवेश है Q2, यहाँ पर ये दिया गया है और यहाँ पर ये आवेश दिया गया है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी आप मान लीजिए कितनी है R। तो इस आवेश के कारण इस पर जो बल आरोपित होगा उसको आप मान लीजिए F, उसी प्रकार से इस पर जो बल आरोपित होगा इसको भी आप मान लीजिए यहाँ पर F, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे क्योंकि दोनों धनात्मक हैं। ये भी याद रखिएगा, अगर दो आवेश धनात्मक होते हैं यानी कि समान प्रकृति के होते हैं, अगर दोनों धनात्मक हैं या फिर दोनों ऋणात्मक हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए यहाँ पर बल की दिशा बाहर की ओर है। अगर इनकी प्रकृति ध्यान दीजिए विपरीत होती है यानी कि एक प्लस होता और एक माइनस होता तो यहाँ पर इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये बल है यानी कि जो वैद्युत बल होता है इसके बारे में याद रखिएगा कि कूलाम ने बताया कि जो बल है ये निर्भर करता है दोनों आवेशों के गुणनफलों पर, यानी कि Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके अलावा ये बल जो होता है ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताया है कूलाम ने। तो यही आपको यहाँ पर लिखना है। ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बिंदु आवेशों के बीच आरोपित आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके अलावा आप इसमें बताएंगे कि इस बल की दिशा
इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये याद रखिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया आपको कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, यानी कि यहाँ पर जो आवेश हैं ये स्थिर हैं, यानी कि ये गति नहीं कर रहे हैं, ये एक जगह पर स्थिर हैं। तो ये बताया गया कि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होने वाला, यानी कि बोल सकते हैं आप लगने वाला, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है। आकर्षण और प्रतिकर्षण अभी आपको बताया गया, अगर दोनों समान प्रकृति के होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, अगर विपरीत प्रकृति के होंगे तो आकर्षण होगा। इसीलिए बताया गया कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ये जो है दो आवेशों की मात्राओं, याद रखिएगा यहाँ पर दोनों लिख सकते थे आप, यहाँ पर बल जो है ये दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। और इस बल की दिशा जो होती है ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यही यहाँ पर बताया गया कि बल जो है ये दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और दूरी जो है यहाँ पर व्युत क्रमानुपाती है। यहाँ पर अगर इसे हम लोग समीकरण 1 मान लें और इससे मान लें समीकरण 2 और इन दोनों को संयुक्त कर दिया जाए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरणों को संयुक्त करने पर तो अगर आप यहाँ पर दोनों समीकरणों को संयुक्त कर देते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है F, ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 बट्टे में हो जाएगा R², या फिर ध्यान दीजिए F बराबर, जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लगेगा और यहाँ पर नियतांक लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में हो जाएगा Q1 Q2 और बट्टे में आ जाएगा R²। ये यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला। इस प्रकार से जो है कूलाम का नियम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी लिखा हो सकता है, के यानी कि माध्यम का परावर्तनांक। अगर मान लीजिए यहाँ पर वायु के स्थान पर कोई अन्य माध्यम होगा तो यहाँ पर जो है आपको के भी मिलेगा, ये भी याद रखिएगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वो भी आप लिख सकते हैं। उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो एक जो है माध्यम के परावर्तनांक का नियतांक होता है, तो यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच जो है कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए ध्यान दीजिए, आप इसमें बता सकते हैं कि इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर जो है प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो है यहाँ पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सतह पर जो है प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने के कारण उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है ये घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि सूत्र होता है C प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका मतलब धारिता जो है ये विभवांतर के व्युत क्रमानुपाती है। अगर विभवांतर का मान बढ़ेगा तो धारिता घट जाएगी, लेकिन अगर विभवांतर घट जाए तो उस समय धारिता बढ़ जाएगी। वही यहाँ पर बताया गया था कि प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है और जब विभवांतर घटता है उसके परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर धारिता बढ़ जाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से इसकी धारिता जो है क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि यहाँ पर विभवांतर का मान जो है वो घट जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। यहाँ पर आपको विद्युत विभव की परिभाषा बतानी है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन बता सकते हैं
कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश यानी कि Q0, इससे बोला जाता है एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को जो है अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, आप बता सकते हैं किए गए कार्य यानी कि W के परिमाण को जो है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसका सूत्र याद रखिएगा, सूत्र होता है V बराबर W/Q0, ये फॉर्मूला होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी विमा लिखनी है, तो विमा के लिए ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका मात्रक पता होना चाहिए। मात्रक यहाँ पर लिखने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन मात्रक याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए W यानी कि कार्य का मात्रक होता है जूल, तो ये हो जाएगा जूल, और इसके अलावा बट्टे में दिया गया है आवेश, तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलम। इतना हो गया। अब आपको यहाँ पर इसका विमीय सूत्र लिखना है, तो विमीय सूत्र के लिए ध्यान दीजिए, विमीय सूत्र लिखने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया जूल का मतलब होता है, ध्यान दीजिए जो जूल होता है ये बराबर होता है न्यूटन मीटर के, जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। तो इसका मतलब न्यूटन बल का है, तो बल का विमीय सूत्र हो जाएगा mL/10⁻²। इसके अलावा दिया गया मीटर का मतलब हो जाएगा L लंबाई का। इसके अलावा ध्यान दीजिए बट्टे में यहाँ पर आपको दिया गया है कूलाम के लिए होता है AT, इतना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा M इस प्रकार से। इसके अलावा ये L और ये वाला L मिलके हो जाएगा L²। इसके अलावा T⁻² दिया गया, जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा T⁻³ और a जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा A⁻⁻1। तो ये यहाँ पर जो है इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर आपको विभव प्रवणता की परिभाषा देनी है, तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है। विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन और बट्टे दूरी में परिवर्तन, ये सूत्र होता है विभव प्रवणता का, कि विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बट्टे दूरी में परिवर्तन। तो अब परिभाषा अगर लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, या फिर बता सकते हैं आप विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। आप इसी फार्मूले के अनुसार परिभाषा बना सकते हैं। तो आप इसमें बताएंगे यहाँ पर कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले
विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पर विभव में परिवर्तन, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस डेल्टा वी बट्टे दूरी, यानी कि डेल्टा एक्स लिख सकते हैं या फिर डेल्टा आर, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। इससे जो है आप अलग अलग प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो है आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। तो यहाँ पर बात हुई है अपवाह वेग की, इससे आप अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित औसत वेग को जो है अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग बोला जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित औसत वेग को जो है यहाँ पर अनुगमन वेग कहा जाता है, या फिर इसे आप अपवाह वेग भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसे आप दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा का स्रोत जो है ये चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में एक न्यूनतम वेग ही दे पाता है, जिससे हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। तो इसे आप जो है अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसके बारे में आप दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं। आप प्रश्न बता सकते हैं कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ये आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो है धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे जो है अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर धारा घनत्व के बारे में बताना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई एक पृष्ठ दिया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर एक पृष्ठ दिया गया है। तो इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है, यहाँ पर एक पृष्ठ दिया गया है, इससे गुजरने वाली जो धारा होती है इससे जो है हम लोग बोलते हैं धारा घनत्व। यानी कि परिभाषा बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि किसी चालक में, याद रखिएगा, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को जो है उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। तो आप इसमें बताएंगे कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बात हुई है प्रति एकांक क्षेत्रफल की, इससे आप लिख सकते हैं ए से। अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा, इससे आप लिख सकते हैं आई से। तो यहाँ पर धारा को आप आई से लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को ए से लिख सकते हैं। इसके अलावा बात हुई धारा घनत्व की, तो आप बता सकते हैं कि इससे जो है जे से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा फिर जे बराबर आई बट्टे ए।
ये फार्मूला होता है धारा घनत्व का। अगर मान लीजिए मात्रक ज्ञात करने के लिए दिया गया होता तो किस प्रकार से आप ज्ञात करते? मात्रक यहाँ पर है धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ये हो जाएगा। बट्टे में है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अगर मान लीजिए आपको इसका विमीय सूत्र ज्ञात करना होता तो विमीय सूत्र के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है एम्पियर का विमीय सूत्र हो जाएगा ए, मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा एल स्क्वायर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल की पावर -2a, ये यहाँ पर जो है इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। तो ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको सभी के मात्रक और विमीय सूत्र जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, इसके अलावा 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम जो है समुचित आरेख बनाकर समझाइए। यहाँ पर आपको दोनों नियम जो है समुचित आरेख बनाकर समझाना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें प्रथम नियम, प्रथम नियम, या फिर इससे बोला जाता है संधि का नियम। प्रथम नियम या फिर आप बोल सकते हैं संधि नियम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसके बारे में ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपको एक बहुत सारे तार जो है यहाँ पर जोड़ देने हैं, ये हो गए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो है इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर O। यहाँ पर ये जो है बहुत सारे तार इसमें जुड़े हुए हैं। मान लीजिए इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है I1, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I2, इसके अलावा इसमें धारा है यहाँ पर I3, यहाँ पर है I4 और यहाँ पर धारा है I5। तो इनका प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम इनका है सिग्मा I बराबर 0। ये इनका जो है प्रथम नियम है। इसका मतलब ये ध्यान दीजिए सभी तार जो यहाँ पर एक ही बिंदु से कनेक्टेड हैं। इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं संधि। तो इन्होंने बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। तो इसीलिए लिखा है सिग्मा आई का मतलब धारा, सिग्मा का मतलब बीजगणितीय योग, ये जो होगा क्या होगा? शून्य होगा। ये किरचॉफ ने बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं उनका मान हमेशा धनात्मक लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर I1 और I2 ये संधि की ओर जा रही हैं तो इनका मान यहाँ पर पॉजिटिव लिया जाएगा। इसके अलावा जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उनका मान हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर 0 होता है। ये जो है किरचॉफ का पहला नियम होता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें आपको बताया गया कि I1 और I2 ये संधि की ओर जा रही हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि संधि O की ओर जाने वाली धाराएं क्रमशः I1 व I2
तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्रमशः I3, इसके अलावा I4 व I5 हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि संधि की ओर जाने वाली धारा I1 और I2 है, दूर जाने वाली धारा यहाँ पर I3, I4 और I5 हैं। तो अगर यहाँ पर आप किरचॉफ का पहला नियम लगाएंगे तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा I1, इसके बाद प्लस I2, ये दोनों धाराएं पॉजिटिव होंगी, ये बाहर की ओर जा रही तो इनका मान नेगेटिव लेंगे, यानी कि माइनस यहाँ पर हो जाएगा I3 माइनस I4 और माइनस I5, इन सभी का जो योग आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नियम जो है आप यूज करेंगे, या फिर इसे आप ऐसा लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर, ये माइनस में है दूसरी तरफ ले जाइए प्लस में हो जाएंगे, यानी कि I3 प्लस I4 और प्लस I5, इस प्रकार से। यानी कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का जो योग होता है ये संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। I1 और I2 ये संधि की ओर जा रही हैं, इन दोनों का योग I3, I4 और I5 ये संधि से दूर जा रही हैं, तो इन सभी का योग जो है आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम, अब आप यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय नियम, या फिर इससे आप बोल सकते हैं लूप नियम, या फिर आप बोल सकते हैं इसे पास नियम। ये याद रखिएगा, इससे आप द्वितीय नियम, लूप नियम या फिर पास नियम भी बोल सकते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिए, पहले आप यहाँ पर एक फिगर, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक परिपथ तैयार करेंगे। इस प्रकार से इसको मिला दीजिए, इसके अलावा इसको मिला दीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पर जो हम लोग एक सेल लगा देंगे, यहाँ पर एक सेल लगा दीजिए, इस जगह पर प्रतिरोध हो जाएगा, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देना है आपको और एक प्रतिरोध यहाँ पर, यानी कि इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध होगा इस प्रकार से, इसको आप मान लीजिए R1, एक प्रतिरोध आपका यहाँ पर होगा, इससे आप मान लीजिए R2, एक प्रतिरोध आपका यहाँ पर हो जाएगा, इससे आप मान लीजिए R3, एक सेल यहाँ पर जुड़ा है इस प्रकार से, इससे आप मान लीजिए E1, ये प्लस माइनस, एक सेल यहाँ पर जुड़ा है, इससे आप मान लीजिए E2 प्लस माइनस, इतना हो गया। तो प्लस है, धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, इससे मान लीजिए I1, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी I2, जब ये धारा इधर आएगी तो इस बिंदु पर आने के बाद ये दोनों धाराएं मिल जाएंगी, यानी कि यहाँ पर जाएगा I1 प्लस I2, फिर यहाँ पर जब धारा पहुँचेगी तो फिर बढ़ जाएगी, इधर आपका जाएगा I2 और इधर आगे चला जाएगा I1, इस प्रकार से। तो इस परिपथ में आपको दो बंद पास दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम लोग मान लें A, B, C, D, E, F, तो एक बंद पास आपका ये बनेगा और दूसरा बंद पास यहाँ पर ये बन जाएगा। इस प्रकार से एक बंद पास ये होगा और दूसरा बंद पास यहाँ पर ये हो जाएगा। तो किरचॉफ ने बताया था कि किसी भी बंद पास के अंदर जो धाराएं हैं और उनके संगत जो प्रतिरोध हैं, इन दोनों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है वो उस पास के अंदर लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, ये उन्होंने बताया था। तो अब आप ध्यान दीजिए, अब इसमें बता सकते हैं यहाँ पर कि किसी परिपथ में किसी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं
विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। के बीजगणितीय योग के बराबर होता है अर्थात आप यहाँ पर बता सकते हैं, ध्यान दीजिए, सिग्मा आई इंटू आर बराबर होता है सिग्मा ई। ये होता है विद्युत वाहक बल। या फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिग्मा लगा है, यानी कि इस बंदपाश में कार्यरत जितनी भी धाराएं होंगी और उनके संगत जितने भी प्रतिरोध होंगे, इन सभी के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। मान लीजिए यहाँ पर आई है, तो जितनी धाराएं होंगी I1 इंटू R1, फिर प्लस I2 इंटू R2, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा I3 इंटू R3, प्लस डॉट डॉट आप लिख सकते हैं यहाँ पर IN और RN बराबर यहाँ पर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट यहाँ पर हो जाएगा EN। इस प्रकार से बंद पाश में कार्यरत जितनी भी धाराएं होंगी उनके संगत जो है, यहाँ पर याद रखिएगा, प्रतिरोध, इनका जो गुणनफल होगा और इनके गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होगा, ये जो है इस पास में कार्यरत जितने भी विद्युत वाहक बल हैं उन सभी के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर किरचॉफ के दोनों नियमों के बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एम्पियर का परिपथी नियम समझाइए। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन सदिश बी डॉट डी एल बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके अनुसार ध्यान दीजिए, यहाँ पर लगा है इंटीग्रेशन और यहाँ पर है डी एल। यहाँ पर किसका समाकलन हो रहा है? बी का। बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, डी एल यानी कि लंबाई के सापेक्ष। तो इससे आप बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। याद रखिएगा, इसे आप बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये किसके बराबर है? धारा के म्यू नॉट गुने के बराबर है। तो बता सकते हैं कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है, ये यहाँ पर जो है उस पथ द्वारा घिरी निट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये होता है एम्पियर का परिपथी नियम। तो इसमें आप लिखना चाहें तो आप बताएंगे यहाँ पर कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, B का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा यानी कि I का म्यू नॉट गुना होता है,
होता है। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। अगर फार्मूला याद रहेगा तो नियम लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र बी का जो रेखीय समाकलन होगा ये यहाँ पर उस पथ द्वारा घिरी निर्धार I का म्यू नॉट गुना होता है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन दिया है कि नति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी भी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई दिक् सूचक सुई या फिर बोल सकते हैं चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे ही बोला जाता है नति अथवा नमन कोण। इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है चुंबकीय सुई को लटकाया गया है, ऊर्ध्वाधर जो है यहाँ पर एक चुंबकीय सुई को लटकाया जा रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर चुंबकीय सुई प्रदर्शित कर दीजिए। ये हो जाएगी और यहाँ पर इसको आप मिला दीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए इस चुंबकीय सुई को यहाँ पर जो है लटकाया गया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएं इस प्रकार से, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसका वियोजन अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर इसके दो घटक जो है प्राप्त होंगे। एक आपका ये लंबवत घटक और दूसरा यहाँ पर ये क्षैतिज घटक। इस प्रकार से तो यहाँ पर ये जो क्षैतिज घटक होता है इसे हम लोग लिखते हैं बी एच से, लंबवत घटक इसे हम लोग लिखते हैं बी वी से। तो क्षैतिज घटक और इसके बीच का जो कोण होता है थीटा, इसे ही बोला जाता है नमन या फिर नति कोण। नमन कोण ये होता है आपका नमन कोण। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक, चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई या फिर आप बोल सकते हैं दिक् सूचक सुई। चाहे तो आप बोल दीजिए चुंबकीय सुई या फिर बोल सकते हैं आप दिक् सूचक सुई। क्षैतिज से जो कोण बनाती है, जो कोण, ध्यान दीजिए ये इसका क्षैतिज घटक था, तो इससे जो कोण बना रही है, तो जो कोण बनाती है उससे नति अथवा नमन कोण कहते हैं। नति अथवा नमन कोण कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाएगी उससे बोला जाएगा नति या फिर नमन कोण, और इससे प्रदर्शित किया जाता है थीटा से। तो आप बता सकते हैं कि इससे जो है थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। यहाँ पर आपको स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखनी है, मात्रक लिखना है, इसके अलावा विमीय सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप इसे बता सकते हैं कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण n फाई, इस प्रकार से लिख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण n फाई b कुंडली में
प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं N∅B, ये दिया गया आपको। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू I। यही आपको बताया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण जो है ये कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। आप चाहे तो यहाँ पर बता सकते हैं धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो N∅B प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा I, यानी कि N∅B बराबर, जब ये हटेगा तो यहाँ पर बराबर लगेगा और इसमें एक नियतांक लग जाएगा L, इंटू में आ जाएगा I। यहाँ पर जो L आया है इसे ही हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। L जो है ये यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक होता है, स्वप्रेरण गुणांक। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इसका हम लोग मान ज्ञात करें तो L बराबर ज्ञात करेंगे तो I इधर इसके बट्टे में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा N∅B बट्टे में आ जाएगा I। ये यहाँ पर इसका फार्मूला आ गया। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर मान लीजिए कि यदि I बराबर 1 एम्पियर, तो फिर इस स्थिति में जो L होगा ये बराबर हो जाएगा N∅B के। ध्यान दीजिए, परिभाषा के लिए आपको ये 2 पॉइंट मानने हैं, यानी कि यहाँ पर जो धारा है इसे आप 1 एम्पियर मान लीजिए, यानी कि इसका मान आपने 1 एम्पियर मान लिया। तो जब ये 1 हो जाएगा तो उस समय जो चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण होगा वो यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक यानी कि L के बराबर हो जाएगा। तो परिभाषा किस प्रकार बताएंगे, आप इसमें बताएंगे कि अतः यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कुंडली में, याद रखिएगा, जब कुंडली में 1 एम्पियर प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पर कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण है वो कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। तो अब ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर, कुंडली में 1 एम्पियर प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण, चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण, फ्लक्स का परिमाण कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। परिमाण जो है कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है, गुणांक के बराबर होता है। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर जो परिभाषा लिखी गई है वो इसी फॉर्मूले का यूज करके लिखी गई है। यहाँ पर धारा को 1 एम्पियर मान लिया गया है, यानी कि जब कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो उस समय कुंडली का जो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण है ये कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रबलता की विद्युत धारा जो है प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण होता है ये कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात हुई है मात्रक की, तो अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर बता सकते हैं L का मात्रक, L यानी कि स्वप्रेरण गुणांक, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। मात्रक आप लोग याद रखिएगा, इसका होता है हेनरी। इसके अलावा विमीय सूत्र, अगर विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र होता है M L²
टी की पावर -2, इसके अलावा ए की पावर -2, ये यहाँ पर होता है एल का विमीय सूत्र यानी कि स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। यहाँ पर आपको फैराडे के नियम लिखने हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए प्रथम नियम। तो प्रथम नियम के लिए आप यहाँ पर फार्मूला ध्यान दीजिए। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है E बराबर माइनस डी फाई बी बट्टे डी टी। ये फार्मूला याद रखना है, बस आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं यहाँ पर कि किसी कुंडली से संबद्ध, याद रखिएगा, किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण यानी कि ई, ये जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, क्योंकि बटे में समय भी दिया गया है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। याद रखिएगा कि विद्युत वाहक बल जो है ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये जो है यहाँ पर फैराडे का प्रथम नियम है। तो आप इसमें बता सकते हैं, यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे, ध्यान दीजिए, किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण यानी कि ई, इसकी बात हो रही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण ई जो है ये यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इसका मतलब ये आपको दिया गया डी फाई बी, ये आपका है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये जो है फैराडे का प्रथम नियम है। यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण है ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अगर मान लीजिए आपको फेरों की संख्या दी गई तो आप बता सकते हैं कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो फिर यही फार्मूला हो जाएगा E बराबर -n, यहाँ पर n से गुणा हो जाएगा, इसके अलावा d फाई b बटे डी टी। इस प्रकार से जो है फैराडे का प्रथम नियम बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे नियम की बात करें तो उससे लेंज का नियम भी बोला जाता है। यानी कि अगर आपसे लेंज का नियम पूछा जा रहा है तो आप फैराडे का दूसरा नियम लिख सकते हैं। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर जो प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा जो है सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर जो है दूसरा नियम लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द्वितीय नियम, और इसमें आप यहाँ पर लिखेंगे किसी कुंडली में या फिर आप बोल सकते हैं परिपथ, यानी कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा
सदैव ऐसी होती है कि दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है, जो उस कारण का विरोध करती है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये जो है फैराडे का द्वितीय नियम है। इससे लेंज का नियम भी बोला जाता है। बता सकते हैं कि इससे लेंज का नियम भी कहते हैं, लेंज का नियम भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी कुंडली या फिर बोल सकते हैं परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा जो है सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, ये तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। इस चैप्टर का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले पूछा गया इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। तो इन्हें आप दो प्रकार से बता सकते हैं। एक तो आप बता सकते हैं जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें बोला जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। या फिर ध्यान दीजिए आप इसे दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिए आप बता सकते हैं कि समय के साथ, याद रखिएगा, समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र जो है ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, समय के साथ परिवर्तित जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर मैक्सवेल ने बताया है कि प्रकृति में एक तरंग निहित है जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ जो है परिवर्तित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। ये बताया है मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग निहित है जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ जो है परिवर्तित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के स्रोत का कार्य करते हैं। यहाँ पर ये जो है एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं और यह तरंग जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। ये बताया है मैक्सवेल ने। और इस तरंग में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों जो है परस्पर लंबवत होते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र दोनों जो है यहाँ पर लंबवत होते हैं। और यहाँ पर जो तरंग संचरण की दिशा होती है ये भी यहाँ पर लंबवत होते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं और साथ ही तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं आपके वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए आप एक फिगर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको दी गई है तरंग संचरण की दिशा। इस प्रकार से ये तरंग संचरित हो रही है और यहाँ पर दिया गया आपको वैद्युत क्षेत्र। इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर दीजिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को। ये यहाँ पर जो है आपको दिया गया है वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से। और अब यहाँ पर जो है इन दोनों के लंबवत होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो उससे ध्यान दीजिए किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इन दोनों के लंबवत होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बना दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब आपको प्रदर्शित करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित करिएगा और घुमा दीजिए, क्योंकि ये लंबवत होना चाहिए। तो ये हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए इसको हम लोग इस प्रकार से बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा। और फिर इसको ऐसे मिला देंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और फिर आप इसको मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका वैद्युत क्षेत्र है यानी कि ई। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा यानी कि
बी, इसके अलावा यहाँ पर जो है इसमें ये तरंग संचरण की दिशा हो जाएगी सी। ये तीनों जो है एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर अक्ष के माध्यम से प्रदर्शित करें तो ये तरंग संचरण की दिशा है। इसके अलावा ये आपका जो है यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं आप वैद्युत क्षेत्र को। ये यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, इस प्रकार से प्रदर्शित कर दीजिए आप यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को, ये लंबवत होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आप इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये तीनों जो है यहाँ पर परस्पर लंबवत होंगे। ये यहाँ पर जो है आपका तरंग संचरण की दिशा होगी। इस दिशा में आपका ये देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, और इसके अलावा ये यहाँ पर ध्यान दीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये तीनों जो है यहाँ पर परस्पर लंबवत होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, और ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। ये तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा। तो अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर तरंग संचरण को प्रदर्शित कर सकते हैं इस प्रकार से, ये हो जाएगा, और इसको आप यहाँ पर इस प्रकार से जो है तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है लंबवत होंगे, इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी में आप दिखा सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर लंबवत हैं। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, और ये तरंग संचरण की दिशा है। तो ये तीनों यहाँ पर जो है परस्पर लंबवत हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। ये यहाँ पर जो है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और इसके अलावा ये तरंग संचरण की दिशा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बात हुई है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की। तो अगर वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण की बात करें तो आप बता सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ये त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं ये त्वरित आवेश के द्वारा जो है उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा बता सकते हैं कि इन तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है, यानी कि ये तरंगे जो है अनुप्रस्थ होती हैं। इसके अलावा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिवर्तनों की दिशाएं जो है वो परस्पर लंबवत होती हैं, ये आपको भी बताया गया है परिभाषा में। इसके अलावा यहाँ पर आप बता सकते हैं कि संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं, ये भी आपको बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। इसके अलावा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन के साथ साथ होते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर परिवर्तन जो है वो साथ साथ होते हैं। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों में जो परिवर्तन होते हैं वो साथ साथ होते हैं, तथा दोनों के अधिकतम मान ई नॉट तथा बी नॉट एक ही स्थान पर जो है एक ही समय पर होते हैं। ये भी आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर बता सकते हैं कि निर्वात में वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाणों का जो संबंध होता है वो होता है E/B बराबर C। आप ऐसा भी लिख सकते हैं C बराबर E/B, या फिर C बराबर E0/B0। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपको सबसे पहले बताया गया था कि जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसके अलावा ये तरंगे जो है मुक्त स्थान में V बराबर 1/μ0 × C0 वेग से चलती हैं, जिसका मान जो होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि C बराबर, ध्यान दीजिए जो V बराबर लिखा गया उससे आप बता सकते हैं C बराबर 1/ यहाँ पर हो जाएगा μ0ε0। इस प्रकार भी आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में जो है लगभग बराबर होती है। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण से क्या समझते हो? दिखाइए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो है क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके लिए पहला फिगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपको क्रांतिक कोण के बारे में बताना है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई एक अपवर्तक तल दिया गया है, इस प्रकार से ये एक अपवर्तक तल है और इस अपवर्तक तल पर मान लीजिए एक अभिलंब खींचा गया है। इस प्रकार से इस अपवर्तक तल पर जो है यहाँ पर ये एक अभिलंब खींच दिया गया है। इससे आप जो है यहाँ पर डॉट डॉट प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार से ये हो जाएगा यहाँ पर अभिलंब। तो यहाँ पर जब इस अभिलंब पर कोई प्रकाश किरण जो है आपतित होगी, जैसे कि मान लीजिए ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किरण इस पर आके टकराएगी इस प्रकार से, तो ये किरण जो है टकराने के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से अपवर्तित होगी, यानी कि ये किरण ऐसे चली जाएगी, इस प्रकार से यहाँ पर ये किरण जो है जाएगी। तो इसका मतलब इसमें ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर ये टकराई तो ये इसका आपतन कोण था और ये टकराने के बाद इस दिशा में चली गई तो ये इसका अपवर्तन कोण है। लेकिन कंडीशन भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो किरण आ रही है इसका माध्यम कैसा होना चाहिए? सघन। और इधर का माध्यम कैसा होना चाहिए? विरल। यानी कि किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। तो इस स्थिति में होगा क्या, यहाँ पर इसका जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण क्या होता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो आपतन कोण बनता है उसे ही हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे प्रदर्शित किया जाता है C से। ये आप लोग याद रखेगा, यानी कि आप बता सकते हैं कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो आप इसमें बता सकते हैं कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे जो है C से प्रदर्शित करते हैं। C से प्रदर्शित, यहाँ पर जो है इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर दिया गया है कि दिखाइए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो है ये क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लीजिए अब सघन माध्यम का अपवर्तनांक है N1 और विरल माध्यम का अपवर्तनांक है N2। तो अब ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखिए कि माना सघन माध्यम का अपवर्तनांक N1 तथा विरल माध्यम का अपवर्तनांक
N2 है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे स्नेल का नियम। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे स्नेल का नियम, यानी कि साइन आई बट्टे साइन आर बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रकाश किरण जो है ये सघन से विरल में जा रही है, यानी कि N1 से N2 में जा रही है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं 1N2 इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे कि यदि R बराबर 90 डिग्री, तो ध्यान दीजिए यही आपको यहाँ पर बताया गया था कि अगर अपवर्तन कोण यानी कि जो R दिया गया इसका मान 90 डिग्री होगा, तो उस समय जो यहाँ पर ये आपतन कोण बनता है यही क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो इसका मतलब इस स्थिति में जो आपतन कोण होगा ये क्रांतिक कोण के बराबर होगा। तो अगर इसमें आप मान रखेंगे तो साइन आई की जगह पे आप मान रखेंगे तो ये हो जाएगा C बट्टे साइन आर की जगह पे मान रखेंगे 90 डिग्री बराबर में हो जाएगा 1N2 इतना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ जाएगा फिर साइन C बराबर 1N2, साइन 90 का मान 1 होता है। अब ध्यान दीजिए ये 1N2 का मान है, अगर यहाँ से हम लोग 2N1 ज्ञात करें तो ये हो जाएगा फिर 1 बटे साइन C इतना हो जाएगा, क्योंकि आप बता सकते हैं कि 1N2 बराबर होता है 1 बटे 2N1 इतना इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2N1 जब इसे बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे साइन C। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यदि दूसरा माध्यम निर्वात हो तो यहाँ पर जो ये है 2N1 ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर ये बराबर मान लीजिए आप N के, यानी कि यहाँ पर ये माना गया है कि जो ये दूसरा माध्यम यानी कि जो विरल माध्यम है ये निर्वात है। तो इस स्थिति में ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है आपको दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इससे आप डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ पर N। तो यहाँ पर जो 2N1 है इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं N बराबर हो जाएगा 1 बट्टे साइन C। यही आपको सिद्ध करना था यहाँ पर कि जो अपवर्तनांक होता है ये क्रांतिक कोण की ज्या, साइन का मतलब होता है ज्या, तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक होता है ये क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत क्रमानुपाती होता है। यही आपको यहाँ पर जो है सिद्ध करना था, या फिर इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं N प्रोपोर्शनल टू 1/C करके, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर है आंख का दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण जो है कैसे किया जाता है। तो याद रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे दोष को हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, जिसमें आपको दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा इसके निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं कि वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर
याद रखिएगा, जिसमें आपको दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, ऐसे दोष को बोला जाता है दूरदृष्टि दोष। इसके अलावा बता सकते हैं इसमें कि इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण पथ खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना जो है समझाइए तथा अपवर्ती की तुलना में यह क्यों जो है उत्कृष्ट होता है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बात हुई है परावर्तक दूरदर्शी की, या फिर इससे बोला जाता है परावर्ती दूरदर्शी। तो इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। आप बता सकते हैं कि इस दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित किसी वस्तु का जो है चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ये आप लोग याद रखिएगा, परावर्तक दूरदर्शी के द्वारा जो है दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो वही बताया गया है कि दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है इसमें अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का जो है अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है बड़े आकार का एक अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे जो है परावर्तक अथवा परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है इसमें यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसी कारण जो है इसे हम लोग परावर्तक या फिर यहाँ पर परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगर इसकी रचना की बात करें यानी कि इसकी बनावट क्या होती है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि इसमें जो है अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण जो है M1 लगा होता है। इसमें जो है बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण M1, इसके अलावा एक चौड़ी नली के एक सिरे पर जो है ये लगा होता है। एक चौड़ी नली होती है, उसके एक सिरे पर जो है यहाँ पर अवतल दर्पण लगा होता है। इस नली के पार्श्व का मतलब होता है किनारे में लगी एक छोटी पतली नली में कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस, जिसे हम लोग नेत्र लेंस भी बोलते हैं, इसे ई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तल लेंस ई जो है लगा रहता है जो कि नेत्रिका का कार्य करता है, और ये जो है चौड़ी नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ पहले जो है एक समतल दर्पण M2 लगा रहता है जो मुख्य अक्ष से 45 अंश के कोण पर जो है झुका रहता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ पर इसकी बनावट है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी आपको यहाँ पर रटना पड़ेगा, यानी कि परावर्तक दूरदर्शी किसे कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर जो है याद करने होंगे। इसके अलावा इसका किरण आरेख जो है ये आपको समझना होगा। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से इसका किरण आरेख जो है बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका प्रकाशिक अक्ष या फिर बोल सकते हैं मुख्य अक्ष बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसे प्रदर्शित कर दीजिए। तो ये यहाँ पर जो है इसका मुख्य अक्ष है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बनाएंगे। अब यहाँ पर इसके एक किनारे पर जो है आपको अवतल दर्पण प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके एक किनारे पर आपको प्रयोग करना है अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इस जगह पर अवतल दर्पण। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है इसमें लग जाएगा यहाँ पर एक अवतल दर्पण, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे आप मान लीजिए M1, ये यहाँ पर है अवतल दर्पण इस प्रकार से। इसके अलावा जो है इसमें यहाँ पर जो है 45 डिग्री पर एक इसमें जो है समतल दर्पण लगा होता है। इस प्रकार से 45 अंश के कोण पर एक समतल दर्पण लगा होगा जिससे बोला जाता है M2, ये हो गया। इसके अलावा जिस वस्तु को आपको देखना है
उससे हम लोग यानी कि उसी ओर जो है इस अवतल दर्पण को घुमा दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये वस्तु है ए बी, इसी वस्तु को आपको देखना है तो इसी ओर जो हम लोग अवतल दर्पण को कर देते हैं। तो यहाँ से जो है दो किरणें निकलती हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जब दो किरणें यहाँ से आएंगी तो इस प्रकार से एक किरण आएगी और वो यहाँ पर जो है टकराएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो दूसरी किरण आएगी वो इसी के समांतर होती है। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरी किरण जो आएगी वो इसके समांतर जो है इस बिंदु से आके टकरा जाएगी। ये दोनों किरणें जो होती हैं ये समांतर होती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों किरणें जो होती हैं ये समांतर होती हैं। तो जब ये किरणें यहाँ पर टकराएंगी तो टकराने के बाद ध्यान दीजिए, जब यहाँ से ये परावर्तित होंगी तो ये किरण जो है इस प्रकार से आके इस यहाँ पर समतल दर्पण से टकराएगी इस प्रकार से, और जो दूसरी किरण है वो भी यहाँ पर इस प्रकार से आके इसी समतल दर्पण से टकराएगी। तो यहाँ पर जो इसमें एक नेत्रिका लेंस आपको प्रयोग करना है। यहाँ पर हम लोग एक नेत्रिका लेंस प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर बना दीजिए, ये नेत्रिका लेंस, ये हो गया आपका नेत्रिका लेंस। और इस नेत्रिका लेंस का मुख्य अक्ष आप यहाँ पर बना दीजिए। इस नेत्रिका लेंस का ये यहाँ पर हो जाएगा मुख्य अक्ष। इससे जो है आप यहाँ पर डॉट डॉट करके प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित कर दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये किरण जब इससे टकराएगी तो ये परावर्तित होगी इस प्रकार से। यहाँ पर ये किरण परावर्तित होगी और ये भी टकराने के बाद जो है यहाँ पर परावर्तित हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये दोनों किरणें जो है जब परावर्तित होंगी तो ये एक दूसरे को जो है किसी बिंदु पर काटेंगी। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी उस जगह पर जो है इस वस्तु ए बी का यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका यहाँ पर जो है एक प्रतिबिंब बन जाएगा। ये जो प्रतिबिंब बना है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसका जो है एक प्रतिबिंब बन जाएगा। इससे आप मान लीजिए यहाँ पर ए डैश और बी डैश, यहाँ पर ये एक प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बना है ये प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए अब आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा तो यहाँ से एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। इस प्रकार से एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरी किरण जो है यहाँ पर इस प्रकाशिक केंद्र से जाएगी इस प्रकार से। और ये दोनों किरणें जब यहाँ पर टकराएंगे तो टकराने के बाद एक किरण जो है आपकी इस प्रकार से जाएगी और दूसरी किरण जो है वहाँ पर इस प्रकार से जाएगी। यानी कि ये दोनों किरणें जो है आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें कहीं भी जो है एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। तो इन्हें मिलाने के लिए जो है इन्हें पीछे की ओर आप बढ़ाइए। इन दोनों किरणों को जो है पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा। तो इसे ध्यान दीजिए, जैसे कि इस किरण को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस किरण को जो है पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये वाली किरण ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसे भी आप पीछे की ओर बढ़ा दीजिए इस प्रकार से। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट देंगी। तो यहाँ पर इससे जो है आप डॉट डॉट करके प्रदर्शित करिएगा। यहाँ पर ये जो भाग है इससे आप डॉट डॉट करके प्रदर्शित करेंगे क्योंकि यहाँ पर पीछे बढ़ाया जा रहा है, बल्कि किरणें जो है वो आगे की ओर जा रही थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, जहाँ पर ये काट रही हैं इसी जगह पर इसका एक आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। इस जगह पर जो है यहाँ पर इसका एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब जो होगा ये आभासी प्रतिबिंब होगा इस प्रकार से। इससे जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए डबल डैश और इससे मान लीजिए बी डबल डैश। तो ये यहाँ पर जो है एक आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। तो किस प्रकार से आप बताएंगे यहाँ पर, इसके बारे में आप बता सकते हैं कि जिस वस्तु यानी कि जैसे कि यहाँ पर ए बी को देखना है तो जिस वस्तु को देखना होता है उसी ओर जो है अवतल दर्पण के द्वारक को कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस वस्तु से आने वाली जो प्रकाशिक किरणें हैं यानी कि जो किरणें होती हैं इन्हें जो ये अवतल दर्पण M1 है ये अपने फोकस पर केंद्रित करता है। लेकिन फोकस पर केंद्रित करने से पहले जो है ये किरणें समतल दर्पण M2 से टकराती हैं और टकराने के बाद परावर्तित हो जाती हैं, जिससे इनका प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ पर ध्यान दीजिए ए डैश बी डैश। और ये जो प्रतिबिंब बनता है वो इस नेत्रिका लेंस इसके लिए जो है वस्तु का कार्य करता है। और जब इसके लिए वस्तु का कार्य करता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो प्रतिबिंब बना था ये इस वस्तु का जो प्रतिबिंब था ए डैश बी डैश ये उल्टा बनता है।
ये यहाँ पर ये प्रतिबिंब जो होता है छोटा होता है और उल्टा बनता है, तो ये प्रतिबिंब छोटा और उल्टा होता है। ये प्रतिबिंब जो है इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, तो इसके द्वारा जो है यहाँ पर इसका एक आभासी प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश, जो कि यहाँ पर वस्तु ए डैश बी डैश, ध्यान दीजिए इसके लिए वस्तु का कार्य कर रही थी, तो इस वस्तु से जो है ये बड़ा होता है, इसके अलावा सीधा होता है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। और ये प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंत के बीच यहाँ पर बनता है। तो किस प्रकार से आप यहाँ पर बताएंगे, ध्यान दीजिए वो यहाँ पर लिखा गया इसमें कि दूरदर्शी द्वारा जो है जिस वस्तु को देखना होता है अवतल दर्पण का द्वारक जो है उस ओर कर देते हैं। दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली किरणों को जो है अवतल दर्पण M1 जो है अपने फोकस पर केंद्रित करता है, यही आपको बताया गया है। परंतु यही किरणें जो है फोकस पर केंद्रित होने से पहले ये जो है समतल दर्पण M2 पर गिरकर जो है परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार वस्तु AB का वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब जो है A डैश B डैश बन जाता है। यह जो प्रतिबिंब होता है A डैश B डैश ये नेत्रिका के फोकस से जो है कुछ पहले बनता है तथा नेत्रिका के लिए जो है ये आभासी वस्तु का कार्य करता है, और जिससे यहाँ पर A डैश B डैश का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब जो है यहाँ पर A डबल डैश B डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अनंत के बीच जो है बन जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है तो ध्यान दीजिए आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए बताएंगे यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, नेत्र पर बना दर्शन कोण। इसके अलावा यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें बटे, और बटे में होता है यहाँ पर वस्तु द्वारा नेत्र पर या फिर बोल सकते हैं आप आंख पर बना दर्शन कोण, बना दर्शन कोण। इस सूत्र के द्वारा जो हम लोग आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो हमारी आंख पर दर्शन कोण बनता है वो, इसके अलावा वस्तु द्वारा जो हमारी आंख पर बनेगा दर्शन कोण, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, आवर्धन क्षमता। तो इस सूत्र के द्वारा आप आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मान लीजिए कि यदि अवतल दर्पण इसमें अवतल दर्पण M1 प्रयोग किया गया था, तो यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी FO इस प्रकार से लिखेंगे, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पहली कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, तो इस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसकी आवर्धन क्षमता, ध्यान दीजिए आवर्धन क्षमता, इसका सूत्र होता है M बराबर -FO बटे FE। ये आप लोग याद रखिएगा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उस समय आवर्धन क्षमता यहाँ पर जो है दूरदर्शी की ये हो जाएगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरी कंडीशन, यानी कि केस नंबर 2,
जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो यहाँ पर फिर आवर्धन क्षमता प्रयोग करेंगे m बराबर माइनस FO बटे FE, इसके अलावा होता है 1 प्लस FE बटे D। ये फार्मूला यहाँ पर फिर यूज किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, अगर अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब तो आवर्धन क्षमता ये होगी, और अगर प्रतिबिंब यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस समय आवर्धन क्षमता जो है ये हो जाएगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, तो अब हम लोग यहाँ पर जो है परावर्ती दूरदर्शी की अपवर्ती दूरदर्शी से तुलना करेंगे। तो ध्यान दीजिए, याद रखिएगा कि परावर्ती दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब होता है ये अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा जो है अधिक चमकीला होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि परावर्ती दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब होता है ये अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा जो है अधिक चमकीला बनता है। इसके अलावा बता सकते हैं कि परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष जो है नहीं होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि परावर्ती दूरदर्शी द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है इसमें वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है, लेकिन अगर अपवर्ती दूरदर्शी की बात करें तो इससे बने प्रतिबिंब में जो है यह दोष होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा परावर्ती दूरदर्शी में परवलयाकार दर्पण के उपयोग से प्रतिबिंब में गोलीय विपथन के दोष को दूर किया जा सकता है। ये भी याद रखिएगा कि परावर्ती दूरदर्शी में जो है परवलयाकार दर्पण का उपयोग करके जो है प्रतिबिंब में गोलीय विपथन के दोष को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की तीनों परिकल्पनाएं लिखिए और समझाइए। यहाँ पर आपको बोहर की तीनों परिकल्पनाओं के बारे में बताना है। तो वही ध्यान दीजिए, पर बताया गया कि 1913 ईस्वी में जो है प्रोफेसर नील्स बोर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। अपने इस मॉडल के लिए जो है बोर ने निम्नलिखित 3 नए अभिग्रह जो है वो प्रस्तुत किए थे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ने बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इन्होंने बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिन्हें जो है स्थायी कक्षाएं बोलते हैं, और प्रत्येक स्थायी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर बात हुई है कोणीय संवेग की, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है mv/r, ये होता है कोणीय संवेग। और बताया गया कि कोणीय संवेग जो है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो इसका मतलब ये जो है h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अब बता सकते हैं कि जहां n बराबर 1, 2, 3 इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, और n को हम लोग बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या या फिर कक्षा की क्रम संख्या। इससे आप बता सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, या फिर इससे बोला जाता है कक्षा की क्रम संख्या। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई परमाणु है, इस प्रकार से ये यहाँ पर एक परमाणु है। इस परमाणु का केंद्र यहाँ पर दिया गया है ZE, यानी कि ये हो जाएगा नाभिक, और यहाँ पर इसके चारों ओर जो है मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो परिक्रमा कर रहा है। यहाँ पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेग से घूम रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है v वेग से मान लीजिए परिक्रमा कर रहा है। इसका वेग यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग v, और यहाँ पर इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं r। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो है
इसके चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है वो यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर बताया है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल ये जो है इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच आरोपित होने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल बराबर स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है वो यहाँ पर स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्र बल होता है आपका mv²/r, ये होता है आपका अभिकेंद्र बल, और ये किसके बराबर है? स्थिर वैद्युत बल, यानी कि ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये है आपका नाभिक, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आवेश इंटू ये इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि ई, बट्टे में दोनों के बीच की दूरी क्या है? r, तो यहाँ पर हो जाएगा r²। इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसे आप लिख सकते हैं। तो ये इनका दूसरा नियम है। इसके अलावा ध्यान दीजिए तीसरा इन्होंने बताया कि जब भी परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन किसी निम्न ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर जो है ऊर्जा का अवशोषण करता है। इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर एक ऊर्जा स्तर दिया गया है और इसी प्रकार से ये यहाँ पर दूसरा ऊर्जा स्तर दिया गया है। इससे हम लोग मान लेते हैं N1 और इससे मान लेते हैं यहाँ पर N2, इससे आपको मान लेना है N2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई है कि निम्न ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी कि यहाँ पर जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। तो ये यहाँ पर जो है दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर जो है ऊर्जा का अवशोषण करता है। यानी कि आप बता सकते हैं इसमें E2 - E1 बराबर यहाँ पर जो है बता सकते हैं h न्यू, या फिर आप इससे ऐसा लिख सकते हैं E2 - E1, दो ऊर्जा स्तरों का अंतर हुआ, और ये जो है यहाँ पर hc/λ, इस प्रकार से भी बता सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए बताया गया कि यदि उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, यानी कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह जो है उतनी ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर निम्न से उच्च में जा रहा था तो यहाँ पर अवशोषण हो रहा था, यानी कि यहाँ पर होता है अवशोषण, इससे बोला जाता है अवशोषण संक्रमण। और इसके अलावा ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक ऊर्जा स्तर दिया गया है और ये यहाँ पर दूसरा ऊर्जा स्तर है, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका N1 है और ये आपका N2 है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उच्च से निम्न में प्रवेश करता है इस प्रकार से, तो उतनी ही ऊर्जा का ये जो है यहाँ पर उत्सर्जन करेगा। यानी कि आप बता सकते हैं E2 - E1 बराबर h न्यू, उतनी ही ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा जितना यहाँ पर अवशोषण हो रहा था। इससे बोला जाता है उत्सर्जन संक्रमण, इससे बोला जाता है उत्सर्जन संक्रमण। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जब परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन किसी निम्न ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर जो है ऊर्जा का अवशोषण करता है, और अगर वो जो है उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उतनी ही ऊर्जा का जो है वो उत्सर्जन करता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर पूछा गया है कि मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर आपको मूल कण के बारे में बताना है, नहीं कि आप बता सकते हैं कि ऐसे कण जिनका निर्माण जो है किन्हीं अन्य कणों से मिलकर नहीं होता है उन्हें बोला जाता है मूल कण, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा ऐसे दो कण जो एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और वहां पर केवल ऊर्जा निकलती है उन्हें बोला जाता है, याद रखिएगा, प्रतिकण, जैसे कि आपका पॉजिट्रॉन। तो वही ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इसके बारे में अगर बताना चाहें तो आप इसमें बताएंगे कि वे कण जिनका निर्माण
किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है, उन्हें जो है हम लोग मूल कण कहते हैं, यानी कि वो जो है मूल कण कहलाते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा यदि दो कण परस्पर मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व जो है समाप्त कर दें तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो तो ऐसे कणों को एक दूसरे का प्रतिकण कहते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन। ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो है एक दूसरे से मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पॉजिट्रॉन जो होते हैं ये एक दूसरे से मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और एक दूसरे का अस्तित्व जो है वो समाप्त कर देते हैं। इन्हें